हेलो क्लास सेवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो आपको प्रश्न दिए गए यहाँ पर ये रहे वो। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न है, फिर से याद करें के अंतर्गत अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, यानी कि अतीत में जो विदेशी शब्द है इसको यानी कि किस चीज़ को माना जाता था विदेशी। तो यहाँ पर है मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में क्या कहते हैं, अजनबी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में तो परदेसी भी कहते हैं और किस में, फारसी में अजनबी भी कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे उल्लेखित नहीं, यहाँ पर है नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप कौ देखो, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सही। फिर है खौ, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। इसका उत्तर होगा आपका सही। फिर है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने जीवन में से उखाड़ बाहर दिए जाते हैं। ठीक है, उखाड़ बाहर कर दिए जाते हैं, इसको आप बाहर कर दिए जाते पढ़े, फिर उसमें आप लिखेंगे सही। फिर है यहाँ पर घौ, सुल्तान गयासुद्दीन यहाँ पर है बलबन असम, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये आप लिखेंगे गलत, वो वहाँ के शासक नहीं थे। फिर यहाँ पर आप देखिए प्रश्न 3 है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरें। क है अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते हैं। फिर ख है डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जी यहाँ पर है जियाउद्दीन, इसको आप जियाउद्दीन बरनी पढ़े और यहाँ पर आप लिखेंगे जियाउद्दीन बरनी। फिर गौ है यहाँ पर आपका डैश 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 और डैश उस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो ये कौन कौन सी फसलें हैं, आलू मक्का मिर्च चाय कॉफ़ी। ठीक है, आलू मक्का मिर्च चाय और कॉफ़ी, तो यहाँ पर आप लिखें। फिर उसके बाद है चौथा, यहाँ पर चौथे में क्या लिखेंगे आप, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दें। तो अब आपको यहाँ पर एक तालिका बनानी है। तो यहाँ पर आप देखें 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इस साल, यानी कि इसके बीच में, इन सालों के बीच में, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय यास्त्रों यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखें आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद और हथियारों से, जो बारूद जिनमें आग वाग भरी रहती है, ऐसे हथियार का प्रयोग शुरू हो गया था। फिर आप देखें पांचवा है यहाँ पर, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। और इस काल के अंतर्गत है ना, जब ये काल चल रहा था उस समय कुछ जो मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए थे उनकी आपको अब यहाँ पर जानकारी देनी है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। जो धार्मिक परंपराएं थी, यानी कि जो धर्म के नाम पर होती हैं, उनमें कई बड़े परिवर्तन आए, जैसे कि लोगों में दैविक आस्था और वैयक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। ठीक है, यहाँ पर है हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ था, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, आइए समझे में। प्रश्न 6 है यहाँ पर, आइए समझे में, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है कैसे बदला है। नहीं, यहाँ पर है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए थे। 13वीं सदी में क्या हुआ, जब फारसी के इतिहासकार क्या है, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था,
तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। ठीक है, उनका अर्थ किस चीज़ों से था, यहाँ पर है गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि, क्या है उनका नाम, अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द, यहाँ पर विराम नहीं देंगे आप, यहाँ पर आपको सीधा होगा, द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद, यहाँ पर है हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। फिर यहाँ पर अब हम आगे प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर है कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। ठीक है, इनका पालन कौन करवाता था, बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। हाँ, इसे क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था, आप इसको याद rखें। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। फिर यहाँ पर प्रश्न 8 देखते हैं हम, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखें, सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। फिर आइए विचार करें के अंतर्गत यहाँ पर 9वां प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। और ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। फिर यहाँ पर पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। पहला है, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है ना। कई बार क्या होता है, जो पांडुलिपि होते हैं उनकी लिखावट को समझने में दिक्कत आती है, और आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। फिर है मूल पांडुलिपि, यहाँ पर पांडुलिपि नहीं यार, यहाँ पर मैं इसे गलत पढ़ रहा था, ये है यहाँ पर पांडुलिपि। ठीक है, इसको आप पांडुलिपि पढ़ें। पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। फिर है सदी, यहाँ पर आगे यहाँ पर से आप लिखेंगे कहीं कोई शब्द आता था तो कहीं कोई वाक्य आता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहती हैं, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। फिर है यहाँ पर चौथा यहाँ पर ये, इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या किया था। अब आप यहाँ पर देखिए, लेखक ने क्या किया था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 10 है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। तो अब आप यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन देखें, आइए करके देखें के अंतर्गत है यहाँ पर 11वां प्रश्न, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती है उनकी सूची बनाइए। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका उत्तर, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में बनाया था, और जो मानचित्र 2 है एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। तो अब आप जो मानचित्र है वो आप बुक के अंदर देखें, आपकी बुक में बनाए गए होंगे, यहाँ पर नहीं है मेरे पास अभी। और यहाँ पर आप देखिए 1720 में बनाया गया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और कुछ असमानताएं थी। अब हम इसकी समानताएं और असमानताएं देखते हैं यहाँ पर।
दोनों मानचित्र में समानता जो थी तो वो यहाँ पर एक पॉइंट में लिखा गया है। इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। फिर उसके बाद असमानता क्या है इन दोनों में। अल इद्रीसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत हुकेंगे, ठीक है, हुकेंगे यहाँ पर देखेंगे होगा। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार ने मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, जैसे कि बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है यहाँ पर, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं और इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है। क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है और वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं अपने गांव में पता करके, या फिर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहर के जो अभिलेख नगर निगम कार्यालय में रखे जाते हैं। और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है। फिर अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है और इसका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। जो अभिलेख होते हैं उनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है जब कोई छानबीन करनी होती है उस वक्त। क्लास 7th आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और चैप्टर का नाम था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आप क्लास 7th हमारे अतीत के सारे चैप्टरों की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर लास्ट में भी आपको जब वीडियो एंड होगी वहाँ पर भी आपको लिंक दिखाई दे रही होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।